नमस्कार। यूपी पीसीएस के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो चाहे प्रीलिम्स की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इससे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं गत वर्षों। उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को मैंने एनसीईआरटी की पुस्तक से समराइज किया है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, ऊष्मा का जो बैलेंस होता है, और ऊष्मा संतुलन के अंतर्गत ही हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आज पढ़ेंगे, ऊष्मा बजट। ठीक है, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा, इसको देखेंगे आगे, और तापमान के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ों से आप परिचित हैं। सौर विकिरण आप जानते हैं क्या होता है, ऊष्मा बैलेंस भी आप जानते होंगे, क्योंकि हमें सूर्य से जितनी ऊष्मा मिलती है, जितनी हीट हमको प्राप्त होती है, उतनी ही यहाँ से रिटर्न होती है, वापस होती है। उसी को हम ऊष्मा बजट का नाम दे देते हैं। तो किस तरीके से ये प्रोसेस होता है उसको आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये मिलेगा कि आपका जो समय है, यानी मैं 20 से 25 मिनट में इस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बेशक हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे या आपने एनसीईआरटी पढ़ भी रखी होगी तब भी हो सकता है आपको ये चीज़ें ना पता हो। ठीक है, तो ठीक से चीज़ों को समझना है। और ज्योग्राफी के लिए तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल भी एक एक वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले सौर विकिरण की बात करते हैं। सौर विकिरण क्या होता है आप जानते हैं, सूर्य से हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य से हमको जो टेम्परेचर या गर्मी प्राप्त हो रही है, वही एक प्रकार से क्या है, सौर विकिरण है। तो पृथ्वी का जो सरफेस होता है, पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है, उस पर जो मैक्सिमम एनर्जी, अधिकतम ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, वो किस रूप में आती है, वो शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है, लघु तरंग दैर्ध्यों के रूप में आती है। और इसी को हम कहते हैं आगामी सौर विकिरण, या इसको कभी कभी सूर्यातप भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सौर विकिरण आप समझे, एक डेफिनेशन टाइप की मैंने आपको दी है। सौर विकिरण पृथ्वी का जो सरफेस है, पृष्ठ है, उस पर जो मैक्सिमम एनर्जी सन से हमको, सूर्य से हमको प्राप्त हो रही है, वो शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। और इसी को ही हम, क्योंकि ये आ रही है ना, सूर्य से आ रही है, तो उसको बोलेंगे आगामी, यानी आने वाली। तो आगामी सौर विकिरण या सूर्यातप, इसको नाम दे दिया जाता है। पृथ्वी को सौर ऊर्जा का, यानी सूर्य से जो एनर्जी हमको प्राप्त हो रही है, तो पृथ्वी को उस सौर ऊर्जा का बहुत ही कम भाग प्राप्त होता है, बहुत ही कम अंश प्राप्त होता है। अगर इसको हम कह सकें, कोई मेजर करें इसको, तो वायुमंडल की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी जो लेयर होती है, अगर उसमें हम पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उस पर जितना भी सौर प्रकाश आ रहा है, या जितना भी सौर विकिरण आ रहा है, या टेम्परेचर जो भी हमको सूर्य से मिल रहा है, उसको अगर हम मेजर करेंगे तो हम पाएंगे कि लगभग 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में वायुमंडल की ऊपरी परत का लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो एरिया होता है, उसमें हमको हर मिनट के हिसाब से 1.94 कैलोरी एनर्जी जो है वो प्राप्त हो रही है। ठीक है, कुछ टर्म भी दे रखे हैं इस चैप्टर में, जैसे अपसौर या उपसौर। हालांकि जब हम 6 से लेकर के स्टार्ट करा था हमने इस ज्योग्राफी को, तब हमने उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, ठीक है, तो इनको हमने बहुत अच्छी तरीके से पहले ही समझा है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ आपको मैं इनको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले ही हम इन चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। तो अपसौर जो होता है, यहाँ पर अपसौर क्या बता रहा है कि अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। और अपसौर क्या बता रहा है हमको कि अपसौर के दिन सूर्य जो होता है वो पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है। लगभग इसको हम मेजराइज करें तो लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होता है सूर्य पृथ्वी से इस दिन। अब यहाँ से आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सूर्य पृथ्वी से दूर होगा, ठीक है, सूर्य से हमको क्या मिल रही है, ऊष्मा, पृथ्वी को क्या मिल रही है, वहाँ से एनर्जी मिल रही है, गर्मी मिल रही है, हीट मिल रही है, तो सूर्य जो है उस पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर चला गया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इस जगह का टेम्परेचर जो है पृथ्वी का वो कैसा होगा, कम होगा। इसी तरीके से अपसौर को देखें तो 3 जनवरी को जो सूर्य होता है पृथ्वी के नज़दीक होता है, सर्वाधिक नज़दीक होता है। हालांकि अगर हम अपने हिसाब से मेजर करें तो 14 करोड़ किलोमीटर से भी दूर होता है, लेकिन ये ज्योग्राफी में बताया जा रहा है कि अपसौर के दिन सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूर है, उपसौर के दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर। तो जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक है तो यहाँ सूर्य के द्वारा जो हीट मिल रही है, सूर्य के द्वारा जो ताप मिल रहा है पृथ्वी को, वो ज़्यादा मिलेगा। भाई जब ताप का जो सोर्स है हमारे पास,
प्रकाश का जो सोर्स है, एनर्जी का जो सोर्स है, अगर वो हमारे नज़दीक है तो हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, दूर है तो कम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपसौर और उपसौर को यहाँ से समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर अलग अलग जगह पर सूर्य से जो ताप हमको प्राप्त होता है, सूर्य से जो टेम्परेचर पृथ्वी को मिलता है, अलग अलग जगह पर पृथ्वी पर अलग अलग टेम्परेचर प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम जनरली क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य से जो हमको ताप मिल रहा है, सूर्यातप मिलता है, उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता के कई कारक हो सकते हैं, उन कारकों को यहाँ पर हम समझेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर सूर्य के ताप के अलग अलग होने का प्रमुख सबसे कारण माना जा सकता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है लगातार घूर्णन करती रहती है, लगातार घूमती रहती है, तो कभी पृथ्वी का कोई हिस्सा और कभी पृथ्वी के अलग अलग हिस्से जो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं। यानी जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य की कह सकते हैं सूर्य की दिशा में होगा तो उस जगह पर ज़्यादा प्रकाश आएगा, बाकी का जो अपोजिट साइड वाला जो हिस्सा होगा वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं पृथ्वी पर एक ही समय में सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसकी मात्रा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो जाएगी। सूर्य किरणों का नति कोण, ठीक है। सूर्य किरणों का नति कोण आप जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर किस तरीके से एंगल बना रही हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि 0 डिग्री अक्षांश जो होती है, यहाँ पर जो है लगभग सूर्य की जो किरणें हैं लगभग लंबवत रहती हैं, ठीक है। सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ पर लंबवत रहती हैं, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाती हैं। वही तो कोण है, यानी सूर्य से पृथ्वी पर जो कोण बनना है, किरणों के द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है उसी को कह रहे हैं हम नति कोण। तो आपने पढ़ा था, पहले आप पढ़ चुके हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरणें जो होती हैं लगभग परपेंडिकुलर पड़ती हैं, 90 डिग्री के कोण पर पड़ती हैं, और इसी वजह से 0 डिग्री अक्षांश के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो है गर्मी या उमस का माहौल रहता है, उमस का मौसम रहता है, ठीक है। तो सूर्य की किरणों का जो नति कोण है ये भी जो है इसमें वैरायटी लेकर आता है, इसमें भी भिन्नता पैदा करता है। दूसरा है दिन की अवधि, ठीक है। दिन बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, यानी अलग अलग स्थानों पर आप देखेंगे तो दिन का जो समयावधि है वहाँ पे भी भिन्नताएं होती हैं, और यही भिन्नता जो है पृथ्वी की सतह पर अलग अलग सूर्यातप के होने के कारण यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास, ठीक है। यानी जो स्थल है हमारा, भूखंड है, भूपृष्ठ है, उसका जो फैलाव है, किस तरीके से वो फैला हुआ है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, वो भी सूर्य के ताप में भिन्नता का कारण बनता है। इसके अलावा वायुमंडल की पारदर्शिता, जैसे आप देखेंगे पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के नज़दीक अगर हम बात करें, पृथ्वी के नज़दीक हम बात करें और पृथ्वी की जो वायुमंडल की परतें हैं सबसे ऊपर चले जाए तो वहाँ पे देखेंगे तो सघन, कहीं पर सघन वायुमंडल मिलता है और कहीं पर जो है विरल वायुमंडल मिलता है। तो जितना सघन वायुमंडल होगा प्रकाश उतनी ही मुश्किल से उसमें से पार हो पाएगा। तो जहाँ पे सघन वायुमंडल होगा वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और जहाँ पे विरल वायुमंडल होगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हालांकि वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास उपयुक्त 3 कारण जो हमने बताए थे, आपके पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य किरणों का नति कोण, दिन की अवधि, इनकी अपेक्षा कम इफेक्ट डालता है सूर्यातप की भिन्नता पे, ठीक है। तो ओवरऑल ये 5 कारक हम या 5 फैक्टर हम मान सकते हैं जिनके कारण एक ही समय पर जिनके कारण जो है सूर्य से आने वाला ताप जो होता है पृथ्वी सतह पर अलग अलग हमको देखने को मिलता है। और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे अक्षांश जो होते हैं, अक्षांश जितना उच्च होगा, अक्षांश उच्च होने का मतलब है जैसे ये आपका ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, तो 0 डिग्री अक्षांश से उच्च अक्षांश आपको कहाँ मिलेंगे? जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं, चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो 0 से इधर भी बढ़ेंगे अक्षांश और ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी आपको अक्षांशों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इनको हम बोलेंगे उच्च अक्षांश। तो जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें तो हम ध्रुवों की ओर जाते हैं या उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, तो क्या होगा, किरणों का नति कोण जो होता है, यानी सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर जो नति कोण होता है वो लगातार कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, जैसे अभी मैंने बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश है, इस पर सूर्य की जो किरणें होती हैं कैसी पड़ती हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर, सीधी पड़ती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोण जो है वो अलग होता चला जाएगा, ठीक है, कम होता चला जाएगा। कोण जो है, कोण की जो कह सकते हैं मेजरमेंट है वो कम होता चला जाएगा, और कोण कम होता चला जाएगा तो सूर्यातप में भिन्नता होती चली जाएगी। यानी उतना ही जितना कोण कम होगा, जितना ही कोण कम होता चला जाएगा उतनी ही सूर्य के टेम्परेचर की मात्रा उस स्थान पर कम पड़ेगी। तो यहाँ से एक चीज़, एक फैक्ट क्लियर हो गया, कथन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षांश जितना उच्च होगा,
ठीक है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, किरणों का नतिकोण उतना ही कम होगा और उन स्थानों पर सूर्य के ताप की मात्रा भी उतनी ही कम होती चली जाएगी। आप देखते होंगे कि ध्रुवों पर क्या होता है, 6-6 महीने के दिन, 6-6 महीने की रातें होती हैं। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है, जो अपनी 6-7 की NCERT है उनमें आपने ये भी पढ़ा है कि ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर सूर्य का उतना नहीं पहुँच पाता है। तो ये एक इसका फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, हमारी लघु तरंग दैर्ध्य होती हैं, तो लघु तरंग दैर्ध्य वाला जो सौर विकिरण होता है, ठीक है, लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल कैसा होता है, अधिकांशतः पारदर्शी होता है। अगर किसी सौर विकिरण की जो वेव्स हैं, ठीक है, वो कैसी हैं, लघु हैं, तो वो आसानी से वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी, आसानी से वायुमंडल को भेद सकती हैं। क्षोभ मंडल में जो जलवाष्प मौजूद होती है, क्षोभ मंडल पिछली क्लास में, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वायुमंडल पढ़ा था, तो उसमें मैंने क्षोभ मंडल के बारे में आपको बताया था। तो क्षोभ मंडल में जो जलवाष्प मौजूद होती है, जलवाष्प उपस्थित होती है, वो क्या करती है, ओजोन और इसके अलावा जो अन्य किरणें होती हैं, ठीक है, अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। क्षोभ मंडल में जलवाष्प, ओजोन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जलवाष्प हो गई, ओजोन हो गई, इसके अलावा और भी किरणें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। यहाँ एक चीज़ आपने देखी होगी कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसका क्योंकि ऐसा नहीं कोई फिक्सेशन नहीं है कि उसी जगह में पाई जाएगी, तो उसका कुछ हिस्सा जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो ओजोन जो होती है या जलवाष्प जो होती है, वो क्या करते हैं, अवरक्त विकिरण को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए ये बन सकती है, आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अवरक्त विकिरण जो होता है, ठीक है, सॉरी, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं या अवरक्त विकिरण होता है, उसको क्या करती है, ओजोन परत जो है वो अवशोषित कर देती है। लेकिन आपसे कथन के रूप में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या जलवाष्प भी अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सूर्यातप का यानी सूर्य के टेम्परेचर का पृथ्वी की सतह पर स्थानों के अनुसार, अलग अलग स्थानों के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसको देख लेते हैं। जैसे हम उष्ण कटिबंधों पर जाते हैं, तो उष्ण कटिबंध जो हैं हमारे, वहाँ पर क्या होता है कि सूर्यातप की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर सूर्य का उनको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। उष्ण कटिबंध आप यहाँ से देखेंगे, जैसे ये आपका 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो इनके बीच का जो एरिया है, ये पूरा वाला, ये उष्ण कटिबंध में आता है। तो ये जो क्षेत्र है, मैंने बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर और नीचे, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, ये वाला जो बीच की बेल्ट है, इस जगह पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत रहती हैं। लंबवत रहती हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा इनको। तो यहाँ से स्थानिक वितरण हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्थानों के अनुसार में जो सूर्य का टेम्परेचर है पृथ्वी पर, उसका कितना कितना उसका मेजरमेंट हो सकता है। तो उष्ण कटिबंध की अगर हम देखें, तो उष्ण कटिबंध में सूर्य तप जो मिलता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई वाला जो क्षेत्र होता है, एक आइडिया देकर के आपको बताया जा रहा है यहाँ पे NCERT के द्वारा कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में या 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में 320 वाट जो है आपको सूर्य तप मिलता है। ध्रुवों पर ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पर क्या हो जाता है, सूर्य का नतिकोण वो कम हो जाता है, सूर्य का नतिकोण जो होता है वो कम हो जाता है, और नतिकोण कम हो जाता है तो सूर्य तप की मात्रा भी घट जाती है। तो ध्रुवों पर इसकी मात्रा जो होती है 1 मीटर स्क्वायर में 70 वाट के समथिंग, ठीक है। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सूर्य तप कहाँ पर प्राप्त होता है पृथ्वी पर, तो ये उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। और इनके पीछे का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर मेघ नहीं बनते, मेघाच्छादन कम होता है, यानी आकाश में आपको बादल बहुत कम दिखाई देंगे। और इससे क्या होता है कि जो आप जब ऊष्मा बजट पढ़ेंगे इसके बाद में, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि जो सूर्य से आने वाला या अंतरिक्ष से आने वाला जो भी आपका टेम्परेचर होता है या विकिरण जो होता है, तो बादलों के द्वारा भी उसको अवशोषित किया जाता है अपने अंदर। और जबकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर मेघाच्छादन कम होता है, तो डायरेक्टली क्या होता है, वो पूरा का पूरा सूर्य तप नीचे आ जाता है, ठीक है, पृथ्वी पर आ जाता है। तो वहाँ पर मरुस्थल जो है वो देखने को मिलते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। यहाँ पर वायुमंडल का तापन और शीतलन देखते हैं। वायुमंडल का तापन, शीतलन का मतलब है वायुमंडल का गर्म होना और वायुमंडल का ठंडा होना, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा दे रखा था वैसे NCERT में, लेकिन मैंने जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ उतना मैंने इसको शॉर्ट करने का कोशिश किया है। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी
से जो ताप का संचरण होता है, यानी पृथ्वी, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आया तो सूर्य के प्रकाश से क्या हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है। यहाँ पर इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपसे अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी तो किससे गर्म हो रही है, पृथ्वी तो डायरेक्टली जो सूर्य का विकिरण आ रहा है, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उससे गर्म हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल किससे गर्म होता है, तो वायुमंडल डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश से गर्म नहीं होता है। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वी या पृथ्वी पर जितने भी जैसे धरातल हो सकता है, भूपृष्ठ हो सकता है, या फिर जलाशय हो सकते हैं, सागर हो सकता है, समुद्र वगैरह जो भी है, ये जो गर्म होते हैं डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश से गर्म होते हैं। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर के बारे में बात की जाए, वायुमंडल के बारे में बात की जाए कि वायुमंडल कैसे गर्म होता है, तो वायुमंडल डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश से गर्म नहीं होता है। यानी जो ऊष्मा कहाँ आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है, तो पृथ्वी क्या करती है, उसको परावर्तित करती है, कुछ ऊष्मा को परावर्तित करती है। तो उस परावर्तित ऊष्मा जो है लौट करके जब अंतरिक्ष की तरफ जाती है तो उससे जो वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो गर्म होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रीलिम्स में भी कथन के रूप में भी पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। वायुमंडल जो है पृथ्वी से परावर्तित जो विकिरण होता है उसके द्वारा गर्म होता है। तो यहाँ पर हम वायुमंडल के गर्म होने और वायुमंडल के ठंडे होने के बारे में देख रहे हैं। तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के ताप से क्या हुई, सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाती है। गर्म होकर के पृथ्वी कुछ जो उसका ताप होता है उसको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो पृथ्वी की सतह से या भूपृष्ठ से लगा हुआ वायुमंडल की जो परत होती है, या आप हम ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से जुड़ी हुई जो वायु की मात्रा होती है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। पृथ्वी की सतह से जुड़ी हुई वायु की जो मात्रा होती है, क्योंकि पृथ्वी पहले से ही सूर्य के प्रकाश से गर्म हो चुकी है, तो पृथ्वी की सतह से वायु की जो मात्रा जुड़ी हुई है, वायु की जो लेयर जुड़ी हुई है, तो वो पृथ्वी के गर्म होने के साथ साथ पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो पृथ्वी अपने अंदर के टेम्परेचर को ट्रांसफर करेगी जो पृथ्वी से जुड़ी हुई वायु की लेयर है उसकी तरफ। तो पृथ्वी गर्म हुई और पृथ्वी के सतह से सटी हुई वायु की जो परतें होती हैं वो भी गर्म होती हैं, ठीक है। तो ये ताप का संचरण है। और जब ताप का संचरण, जैसे आपने पढ़ा होगा शायद 6th क्लास की साइंस में भी या 7th क्लास की साइंस में आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर का जो ट्रांसफ़र होता है, ताप का जो स्थानांतरण होता है, उसकी विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो एक जैसे आपका चालन हो जाता है, एक आपका संवहन हो जाता है, एक आपका विकिरण हो जाता है। तो चालन क्या होता है, चालन होता है यानी वायु जो टेम्परेचर होता है उसका क्षैतिज स्थानांतरण, मतलब बिल्कुल इस तरीके से, ये क्षैतिज हो गया और ये ऊपर की तरफ एरो लगा रहा हूँ मैं, नीचे से ऊपर की तरफ। बाएं दाएं की बात होगी तो वो क्षैतिज, इस तरह से उसको कह सकते हैं आपको समझाने की दृष्टि से। और नीचे से ऊपर की तरफ या उत्तर दक्षिण की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ अगर टेम्परेचर का ट्रांसफर हो रहा है तो वो हो रहा है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो लेफ्ट राइट ये क्षैतिज हो गया और अप एंड डाउन की अगर बात होती है तो वो ऊर्ध्वाधर हो गया। तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से गर्म हुई और पृथ्वी की सतह से जुड़ी हुई जो वायु की लेयर है वो पृथ्वी के साथ साथ गर्म हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी पहले से गर्म है और वो वायु की लेयर पृथ्वी से सटी हुई है, तो उसके साथ साथ वो वायु की लेयर भी गर्म हो गई। और किस विधि के द्वारा गर्म हुई है, वो कंडक्शन के द्वारा। कंडक्शन को ही क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। यहाँ से ये चीज़ समझ में आई, पृथ्वी गर्म हुई, पृथ्वी से जुड़ी हुई वायु की जो परतें हैं या वायु की जो मात्रा है वो भी कंडक्शन या चालन की विधि थी, क्योंकि ये सब क्षैतिज रूप में हो रहा है, क्योंकि वो परत जो है ऊपर नहीं है, पृथ्वी की धरातल से सटी हुई है, भूपृष्ठ से बिल्कुल जो है संलग्न है, तो वो चालन विधि से गर्म हुई। और इसके बाद में क्या होता है, अब जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक चीज़, जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, मैं केवल इमेजिनरी आपको समझाने के लिए, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थ से जुड़ी हुई ये वायु की लेयर है जो बिल्कुल धरातल पर सटी हुई है। अब इसके बाद में पूरा वायुमंडल है, तो वायुमंडल की अलग अलग लेयर होंगी, तो वायु यहाँ भी होगी, वायु यहाँ भी होगी, वायु यहाँ भी होगी, इस तरीके से वायु ऊपर की होगी। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आया, अगर यहाँ से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी के धरातल गर्म हुआ और पृथ्वी के धरातल से सटी हुई वायु की लेयर जो है ये गर्म हो गई। तो ये तो एक दूसरे से सटी हुई है, जब ये सटी हुई है तो ये चालन विधि के द्वारा, जब दो चीज़ें सटी हुई होती हैं तो चालन विधि के द्वारा टेम्परेचर का ट्रांसफर होता है। अब यहाँ से क्या होगा, ये वायु जो है गर्म होगी, गर्म होकर के क्या होती है, वायु हल्की होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। जब वायु गर्म होगी तो गर्म होकर के वायु हल्की हो जाएगी और हल्की होकर के वायु ऊपर उठेगी, और जब ये वायु ऊपर उठेगी तो बाकी की जो वायु की मात्रा है या वायु की जो लेयर्स हैं ये उनको भी गर्म कर देगी। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हुई कि पहले पृथ्वी गर्म हुई और पृथ्वी से जो वायु की, पृथ्वी के भूपृष्ठ से जड़ी हुई जो वायु की लेयर थी वो चालन विधि के द्वारा गर्म हुई। अब जब वायु की लेयर गर्म होकर के ऊपर उठी तो ऊपर की जो वायु है वो उसको गर्म करेगी, और वो प्रोसेस क्या रहेगा उसको गर्म करने का, वो रहेगा संवहन, क्योंकि यहाँ पर ताप
का जो ट्रांसफर हो रहा है, टेम्परेचर जब का स्थानांतरण जो हो रहा है वो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रहा है। तो पृथ्वी गर्म हुई, पृथ्वी के चालन विधि से वायुमंडल की जो पृथ्वी से सटी हुई परत है वो गर्म हुई। जब वायुमंडल गर्म होता है या वायु की परत गर्म हुई तो वो गर्म होकर के ऊपर उठी और संवहन प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल की जो ऊपरी परत है वो भी गर्म होने लग जाती है। ठीक है, इस तरीके से वायुमंडल का क्या होता है, तापन होता है। अब शीतलन की बात करेंगे तो जब हम ऊष्मा बजट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वायुमंडल किस तरीके से ठंडा होता है, पृथ्वी किस तरीके से ठंडी होती है। वायुमंडल के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है, एडवेक्शन कहलाता है। और ये जो है मध्य अक्षांशों में होने वाली जो मौसम की अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती हैं उनका कारण बनता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है, आपके देखा होगा आपने गर्मियों में नॉर्थ इंडिया में जो तेज शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, लू, ये एडवेक्शन के कारण होती है, अभिवहन के कारण होती है। पृथ्वी द्वारा जो प्रवेशी सौर विकिरण होता है, पृथ्वी के अंदर जो भी सौर विकिरण आता है वो लघु तरंगों के रूप में जो है पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। और पृथ्वी किसकी तरह कार्य करने लगती है, एक विकिरण पिंड की तरह कार्य करने लगती है। फिर पृथ्वी की सतह से फिर दोबारा से क्या होता है, वो जो टेम्परेचर बोल सकते हैं आप, एनर्जी बोल सकते हैं, वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है या परावर्तित होती है। तो दीर्घ तरंगों के रूप में जो है ऊपर की तरफ जाती है और वायुमंडल को नीचे से क्या कर देती है, गर्म कर देती है। ठीक है, और ये जो दीर्घ तरंगीय विकिरण की बात हम कर रहे हैं, ये क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस जो होती है, विशेष रूप से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इसके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है। और इसको जो है बोलेंगे हम पार्थिव विकिरण, क्योंकि वायुमंडल जो ऑक्सीजन है वो, सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ है, वायुमंडल में ही तो है। तो जो दीर्घ तरंगीय विकिरण है ये जो है वायुमंडल में फैल रहा है, और वायुमंडल में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है जो कि ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। तो ये क्या करती है, उस विकिरण को अवशोषित कर लेती है। और जब ये उस विकिरण को अवशोषित करेगी तो वायुमंडल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे पार्थिव विकिरण। जब वायुमंडल गर्म हो जाएगा तो वायुमंडल के गर्म होने से कौन सा इफेक्ट बनता है, वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। क्योंकि ये जो गैसें जो होती हैं ये विकिरण को, रेडिएशन को अपने अंदर क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के इस चैप्टर की थी वो है पृथ्वी का ऊष्मा बजट, क्योंकि ये प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मेंस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट को चित्र सहित समझाइए या अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कीजिए, तो आप इसको देखेंगे। ये कोई कठिन चीज़ नहीं है और बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बस इसको आप याद रखेंगे, नंबर्स को आपको याद रखना है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये तो पता ही चल गया कि पृथ्वी गर्म किससे होती है, सूर्य के प्रकाश से गर्म होती है। तो अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी हमको दे रही है, तो उस एनसीईआरटी के आधार पर हम यहाँ पे देखेंगे कि मान के चलिए कि सूर्य का जो पूरा विकिरण है, रेडिएशन है, वो 100% है। ठीक है, 100 यूनिट भी इसको आप मान सकते हैं। मैं परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो पृथ्वी पर जो सूर्य का आने वाला प्रकाश है या सूर्य का अपने ही अंदर जो टोटल रेडिएशन है, विकिरण है, वो 100% है। अब इस 100% में से आप यहाँ पे देखेंगे अंतरिक्ष में प्रकीर्णित, और यहाँ पर आप देखेंगे अंतरिक्ष द्वारा परावर्तित, यानी इसमें से 27 बादल के द्वारा और 2 पृथ्वी के द्वारा। तो 27 और 2 29 और 6 कितने हो गए, ये 35 हो गए। तो यहाँ से इन शॉर्ट ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आपको याद रखना है। मैं बता रहा हूँ कि 27, 2, 29 और 6 कितने हो गए, 35। इस सौर विकिरण का, इस 100% का 35% जो है, 35% विकिरण जो है वो पृथ्वी की सतह तक नहीं आ पाता है, यानी 35% वो वायुमंडल में ही, अंतरिक्ष में ही प्रकीर्णित हो जाता है। यानी इसका कोई रोल नहीं है पृथ्वी को गर्म करने में, इसका कोई कह सकते हैं ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूशन हम नहीं मान सकते। अब इसमें से 100% में से बचा कितना आपका, 65% बचा, 65% बचा। 65% को आप किस तरीके से समझेंगे, 65% में से आप देखेंगे कि जो 65% में से यहाँ पे आप देख रहे हैं 34 और 17 कितने हो गए, 51 और 14 ये 65, ये 65 वाला टोटल है। अब 65 में से यानी 35% तो सीधा ही चला गया ऊपर अंतरिक्ष में, वो लौट गया, उस पृथ्वी तक नहीं आया, वो ऊपर ही ऊपर अवशोषित कर लिया गया। अब इसके बाद में जो 65 बचा है, इस 65 में से पृथ्वी तक कितना आता है, यानी जिससे पृथ्वी गर्म होती है वो पृथ्वी तक कितना आता है, तो पृथ्वी तक आता है आपका 65। ठीक है, पृथ्वी तक आपका आता है 34 और 17 कितना हो गया आपका 51%। 51% विकिरण जो है ये 65 में से पृथ्वी तक आ पाता है। अब पूछेंगे आपके 65 जो बचा था, 65 में से 100 में से 35 तो ऊपर ही चला गया,
65 बचा, 65 में से 51 पृथ्वी पर आया, तो बचा हुआ कहाँ गया? तो बचा हुआ जो 14% है सर, ये वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब सूर्य से जब आता है पृथ्वी तक आता है, तो पृथ्वी के बीच में वायुमंडल पड़ता है, वायुमंडल के द्वारा उस 14% को अवशोषित कर लिया जाता है। इस तरीके से 65 में से आप 14 घटाएंगे तो 51% जो विकिरण है वो पृथ्वी तक आ पाता है। ठीक है, अब ऊष्मा बजट का एक रूल है कि जितनी ऊष्मा हम ले रहे हैं उतनी ही ऊष्मा हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करनी है। हमको ट्रांसफ़र नहीं करनी है, मतलब पृथ्वी को ट्रांसफ़र करनी है, लेकिन आपको ये इस नंबरिंग को ये ध्यान रखना है कि जितनी ऊष्मा ऊपर से आ रही है उतनी ही यहाँ से वापस भी जाएगी। तो उसको समझते हैं वो किस तरीके से जाती है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये 34% वाला जो गेम है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि 17% तो सीधे यानी 65 में से जो 17% थी वो सीधे पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली गई। अब 17 जब अवशोषित कर ली गई तो बची आपकी कितनी? 48%। ठीक है, 48% का रोल क्या है? 48% जब आई थी तो जैसे विकिरण ऊपर से आ रहा था सूर्य से, तो बीच में कुछ बादल भी पड़े होंगे, तो बादलों के द्वारा यानी कुछ ऊष्मा जो है बादलों के द्वारा होती हुई 34% पृथ्वी पर आई, और 14% पहले से ही कहाँ थी? 14% पहले से ही वायुमंडल में मौजूद थी। 34% जो थी वो बादलों के द्वारा अवशोषित कर जाती है जब वापस होती है। तो इस तरीके से वायुमंडल में जो ऊष्मा बचती है या जो विकिरण बचता है वो 48% बचता है। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो 35% ऊष्मा गई थी, 100 में से जो 35% ऊष्मा गई थी, जो सीधे ही लौट गई थी, सूर्य से आई लेकिन पृथ्वी तक आने से पहले ही वो सीधे वापस अंतरिक्ष में लौट गई, वो 35% थी। उस 35% को कहते हैं हम एल्बिडो। ये प्रश्न कई बार आया है। ठीक है, एल्बिडो का अर्थ क्या है? एल्बिडो एक तरह से उस विकिरण की मात्रा है जो सूर्य से आता है और बिना पृथ्वी पर पहुंचे सीधे वापस लौट जाता है, वो एल्बिडो है। ठीक है, परावर्तित विकिरण की जो मात्रा है वो एल्बिडो कहलाती है। तो ये एल्बिडो हो गया। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी जैसे जब धूप निकल रही होती है या टेम्परेचर हो रहा होता है तो पृथ्वी का ताप जो है वो बढ़ता है, आपको गर्मी महसूस होती है, ज़मीन आपको गर्म महसूस होगी, पानी आपको गर्म महसूस होगा। तो ये पूरे सौर विकिरण का लगभग कितने % है उसके द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं? तो वो लगभग 51% होता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 51% तो आया था पृथ्वी पर। अब इसके बाद में लौटने की जो प्रोसेस है, वो लौटने का प्रोसेस देखेंगे कि यहाँ पे आपने देखा था कि 34% बादलों के थ्रू आया था, मतलब सूर्य से आते हुए बादलों के बीच में जो है बादल पड़े थे, बादलों के थ्रू जो है पृथ्वी तक आया था। 14% जो है वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित किया गया था। 17 जो है वो सीधा पृथ्वी पर आया था, 17 यहीं से यहीं वापस हो जाता है, बैक हो जाता है। ठीक है, टोटल 65% ही तो था नीचे, भाई 35 ऊपर हो गया, नीचे 65 हो गया, तो 35 ऊपर चला गया, 65 नीचे आया, 65 में से 17 डायरेक्ट पृथ्वी तक आया और पृथ्वी से सीधे ऊपर की तरफ परावर्तित हो गया। इसके बाद में बचा आपका 48%। 48% जो है ये एक साथ नहीं जाता है, ये समझने की बात है। 48% जो बचा है, 34% ये वाला, ये वापस दोबारा से कहाँ पहुँच जाता है? यानी जब पृथ्वी तक आता है और पृथ्वी के बाद में फिर सीधे जब आया बादलों से होकर था तो जाएगा भी तो बादलों से होकर ही। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये जो विकिरण है ये आया है बादलों के थ्रू आया है पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी तक आने तक इसके मार्ग में बादल पड़े थे। तो जब ये इस मार्ग से आया है तो इसी मार्ग से जाएगा भी, जब इसी मार्ग से जाएगा तो पुनः बादलों के द्वारा इसका अवशोषण किया जाएगा। तो 34% ये विकिरण हो गया और 14% वायुमंडल में पहले से है जो अवशोषित कर रखा है उसने। तो इस तरीके से 48%, ये 48% एक साथ अंतरिक्ष में नहीं जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। जैसे आप देखेंगे, सामान्य सा उदाहरण देके बताएं, सुबह सूर्य निकला, सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर फैला, पूरा पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश फैल जाता है तो शाम को जैसे जैसे शाम होती जाएगी, रात होती जाएगी, तो सूर्य छिप जाता है, धूप खत्म हो जाती है, टेम्परेचर खत्म हो जाता है। तो अगर कोई चीज़ आपके पास आई फिर आपके पास से वो वापस जा रही है तो टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाना चाहिए था। यानी जिस तरीके से गर्म हुआ है तो जब सूर्य का प्रकाश चला गया तब भी आप देखेंगे कि पृथ्वी में टेम्परेचर रहता है, एकदम से ठंडी नहीं होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो 48% अवशोषित करके रखा गया था वायुमंडल में, वो अभी वायुमंडल में मौजूद है और ये अंतरिक्ष में जाएगा या
वापस लौटेगा या वापस ये इसका जो है परावर्तन होगा, तो ये धीरे धीरे इसका परावर्तन होता है, धीरे धीरे यह ऊपर की तरफ लौटता है। एक साथ 48% टेम्परेचर गायब नहीं होता है। अगर ये एक साथ 48% गायब हो जाएगा तो पृथ्वी बिल्कुल बर्फ का गोला बन जाएगी, ठीक है। ये धीरे धीरे जो है वापस होता है, और यही वजह है कि जो पृथ्वी का तापमान है वो एकदम से चेंज नहीं होता है, धीरे 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 चेंज होता है। जैसे आप देखेंगे कि 7 बजे के समथिंग या 6 बजे के समथिंग सूर्य आपका चला गया, 6 बजे सूर्य छिप गया, तो उसके बाद में पृथ्वी एकदम से ठंडी महसूस होती नहीं होती है, फिर भी जो है टेम्परेचर पृथ्वी पर बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती चली जाती है, 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो सुबह के टाइम पर जब आप देखेंगे 3-4 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास जब आप देखेंगे तब आपको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि उस समय तक जो अवशोषित विकिरण की मात्रा थी, चाहे वो बादलों के द्वारा हो चाहे वायुमंडल के द्वारा, वो वापस जा चुकी होती है, तब जाकर के वो जो है चीज़ें हमको ठंडी नज़र आती हैं, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे दूसरा वाला जो डायग्राम है, इसमें आप इनको काउंट करें। जैसे आपका ये जो है 23 हो गया, 23 और 9 32, और 32 और 19 कितना हो गया 51%। ये हिसाब किताब किसका है, उस 51% का है जो पृथ्वी पर आया था। 17 और 34, ठीक है, 17 और 34 जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया था, ये उसी 51% का हिसाब किताब है। पृथ्वी से जब ये वापस लौट रहा होता है ऊपर की तरफ, तो किस तरीके से लौटता है कि पृथ्वी से जो 23% है या 51% का हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। ये 34 और 17 जो पृथ्वी पर आया था, ये 14 वाला तो पृथ्वी पर आया ही नहीं था, ये वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। जो 51% आया था उसका हिसाब किताब बता रहे हैं, क्योंकि ये वापस भी करना है हमको, ये वापस भी जाना है। तो 51 में से 23% जो था ये विकिरण के द्वारा ऊपर की तरफ जाता है। 9% जो है ये संवहन या प्रक्षोभ भी इसको कहते हैं, संवहन या प्रक्षोभ के द्वारा ये 9% ऊपर की तरफ जाता है, और बचा हुआ 19% जो होता है वो संघनन के प्रोसेस के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरीके से जितना टेम्परेचर पृथ्वी पर आया वो पूरा का पूरा टेम्परेचर जो है वापस लौटा दिया गया, और यही है ऊष्मा बजट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी ठीक तरीके से आपको मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद में तापमान के वितरण के कारकों को देखते हैं, ठीक है। तापमान का जो अलग अलग वितरण है उसके कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए तापमान के वितरण में अक्षांश जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अक्षांश आप देखेंगे, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर इसके आसपास जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, या इसके ऊपर फिर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है, ऊपर नीचे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो देखेंगे आप 0 डिग्री के आसपास जो उष्णकटिबंधीय एरिया है, यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर उड़ते हैं, यानी उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। देशांतर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं पड़ता है किसी भी क्षेत्र के टेम्परेचर पर, लेकिन अक्षांश का इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर, उच्च अक्षांशों की ओर चलते जाते हैं, तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है, ठीक है। तो ये तापमान के वितरण का एक प्रमुख कारक माना जाता है। इसके अलावा समुद्र तल से किसी स्थान का जो एल्टीट्यूड होता है, उत्तुंगता इसको कहते हैं। उत्तुंगता का मतलब ऊंचाई भी आप मान सकते हैं। तो जैसे जैसे हम समुद्र तल से या सी लेवल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी होती चली जाती है। देखा होगा आपने कभी, आप जैसे आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं या उत्तर भारत के मैदान के निवासी हैं, और आप कभी पहाड़ों की तरफ जाएं या किसी हिल स्टेशन की तरफ जाएं, हिमालय के साइड में जाएं, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जा रहे हैं मौसम आपको ठंडा महसूस होने लग जाएगा। तो समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई भी तापमान के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। समुद्र से किसी स्थान की दूरी ये भी तापमान के वितरण में सहायता करती है। जब हम पढ़ रहे थे जलवायु के बारे में, जब हम 11th क्लास की फर्स्ट वाली बुक कंप्लीट कर रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं, समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं, वहाँ पर न तो मौसम ज़्यादा ठंडा रहता है न मौसम ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, एक जैसा मौसम को देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र तट से भारत के अंदर की तरफ चलते हैं, मतलब जो है मध्य भाग जो है, मध्य भागों की तरफ आते हैं, तो टेम्परेचर में काफ़ी हमको विभिन्नता देखने को मिलती है। तो समुद्र से दूरी भी तापमान के वितरण का एक प्रमुख कारक माना जाता है। वायु संहति का परिसंचरण, ठीक है, वायु की जो मात्रा है, वायु का जो द्रव्यमान है, उसका परिसंचरण, उसका गति करना, वो भी तापमान के जो है वितरण में सहायता करता है। इसके अलावा ठंडी और गर्म महासागरीय जो जलधाराएँ होती हैं, उनकी उपस्थिति भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है, और कुछ स्थानीय कारक भी इसमें जो है सम्मिलित हो सकते हैं। तापमान जो होता है सामान्यतः उत्तुंगता या एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ में घटता है। जैसे अभी हमने बताया था, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं सी लेवल से, तो टेम्परेचर कम होने लग जाता है। और ये टेम्परेचर के कम होने की जो दर होती है, इसको अगर हम देखें तो ये लगभग इसको हम मानेंगे
कि प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे हम 100 मीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, फिर 100 ऊपर जाएंगे तो फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 ऊपर जाएंगे फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर जो है लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाता है। ये फैक्ट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। समुद्र के निकट जो क्षेत्र स्थित होते हैं उसमें समुद्र एवं स्थलीय समीर चलती है। स्थलीय समीर, समुद्री समीर, ठीक है, इसका सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये समकारी प्रभाव जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मानचित्रों पर तापमान के वितरण को किन रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है, तो वो समताप रेखाएं होती हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। समताप रेखाएं के मानचित्रों पर जो समान ताप वाली रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? समताप रेखाएं कहती हैं। और समताप रेखाएं जो हैं ये समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने का कार्य करती हैं मैप पर, और ये अक्षांशों के जनरली कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। इसके बाद में तापमान का व्युत्करण। तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है? जब तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता है, आप जानते ही हैं, तो जब तापमान ऊंचाई के साथ घटता है तो इसको कहते हैं सामान्य ह्रास दर। और कई बार ये जो तापमान के घटने का जो प्रोसेस रहता है, सामान्य ह्रास दर जो होती है, तापमान में कमी होने की जो रेट होती है, ये कभी कभी क्या होती है? उलट पुलट जाती है, ठीक है। ये कभी कभी क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? तापमान का व्युत्क्रमण। मतलब तापमान का कभी कम होना, कभी ज़्यादा होना, तो ये तापमान का व्युत्क्रमण कहलाता है। भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण जो होता है, यानी ये वायुमंडल में, और यहाँ पर बात हो रही है भूपृष्ठ पर, यानी पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के सरफेस पर। पृथ्वी के सरफेस पर तापमान का जो व्युत्क्रमण होता है, ये क्या करता है? वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और इसी के कारण क्या होता है? धुआं और धूलकणों का चारों ओर फैलाव हो जाता है और कोहरे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में वायु के अपवाह के कारण, वायु के बहाव के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। यहाँ से निश्चित रूप से आपको TCS 2023 में एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है प्रीलिम्स में आ जाए, हो सकता है मेंस में आ जाए, लेकिन ये टॉपिक है जिसको हमने आज डिस्कस किया, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और NCERT तो पूरी इंपॉर्टेंट है ही। विशेष रूप से मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आप ज्योग्राफी तैयार करें तो NCERT को नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करने से पहले उसमें भी आप जो है NCERT 6 to 12 पढ़ें। बाकी आप अदर सब्जेक्ट्स में स्किप कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 2 विषय ऐसे हैं, इसमें आपको, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 6 to 12 आपको ये पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, आप इसके साथ साथ अपनी जो पुस्तकें हैं उन्हें भी पढ़ते रहिए। ये मैं अपने लिए नोट्स बना रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और ज्योग्राफी को मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। 2-3 दिन में आपने देखा होगा मैं 2-2, 3-3 वीडियो करके जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझे समय मिल पा रहा है उस हिसाब से। और मेरी भी कोशिश ये है कि मेरा भी रिवीजन हो जाए और जितनी जल्दी है ये ख़त्म हो जाए। बाकी के फिर जो अदर्स थिंग्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनकी तरफ हम देखें और काम करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।